नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें कमलेश्वर जी ने भारतीय सरकार की परतंत्र मानसिकता को प्रकट किया है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इसी के व्यंग्यात्मक अर्थ का प्रयोग करते हुए लेखक ने इस पाठ में सारा व्यंग्य नाक पर केंद्रित किया है। अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी मिलने के बाद भी भारतीयों ने विदेशी आकर्षण को नहीं छोड़ा। लोगों की इसी मानसिकता पर गहरा प्रहार इस पाठ में किया गया है। तो चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही है। अब लेखक बताते हैं कि यह बात उस समय की है जिस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ में हिंदुस्तान दौरे पर आने वाली थी और इस बात की चर्चा अखबारों के अंदर ज़ोरों शोरों से हो रही थी। रोज़ लंदन अखबार के अंदर कोई ना कोई खबर इस बारे में छप ही जाती थी कि किस प्रकार के जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं शाही दौरे के लिए। इंग्लैंड की जो महारानी थी रानी एलिजाबेथ, उसका दर्जी परेशान था इस बात को लेकर कि महारानी जो हैं वो 3 देश के दौरे पर जा रही है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। वो इस दौरे में क्या पोशाक पहनेंगी, इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था। इसके साथ ही जो सेक्रेटरी थे उनके, शायद जासूस भी पहले ही इन महाद्वीपों का दौरा करना चाहते थे ताकि यहाँ का जायज़ा लिया जा सके कि किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि मजाक तो नहीं था ये कि वो इतनी बड़ी महारानी जो है इन देशों के दौरे पर आ रही है। तो वही सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए वे आ रहे थे। अब लेखक कहते हैं क्योंकि ज़माना नया आ चुका था, अब वो समय तो था नहीं कि इंग्लैंड की महारानी के लिए फ़ौज आगे पीछे घूमे। समय परिवर्तित हो चुका था, अर्थात इनके जो उपनिवेशिक देश जो थे वे स्वतंत्र हो चुके थे। अब तो इनके आगे पीछे एक ऐसी फ़ौज तैयार की जा रही थी फोटोग्राफरों की, जो इनकी हर एक छोटी से छोटी बात को भी लोगों तक पहुंचा सके। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अब लेखक बताते हैं कि जो इंग्लैंड के अखबारों के अंदर जो भी खबरें छपती थी, दूसरे दिन वही कतरनें जो थी, वही जो समाचार थे, ऐसे कैसे हिंदुस्तानी अखबार में हमें देखने को मिलते थे, ऐसे ही चिपका दिए जाते थे। ऐसे ही एक खबर के बारे में लेखक बताते हैं कि रानी एक ऐसे हल्के रंग का सूट बनवा रही थी जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और उस पोशाक के अंदर करीब 400 पाउंड का खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप्स के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों
अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। अब लेखक कहते हैं कि रानी जो एलिजाबेथ थी, उनकी जन्मपत्री अखबार के अंदर छापी गई। इसके साथ ही साथ उनके जो पति थे प्रिंस फिलिप्स जो थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं इसके बारे में अच्छा खासा विस्तृत विवरण जो था अखबारों में देखने को मिला। और तो और उनके जो नौकर थे, बावर्ची का अर्थ है रसोइया, खानसामा अर्थात शाही महल का भंडारी, हर एक जो व्यक्ति उनके नीचे काम कर रहा था, उनका जो नौकर था, उनकी पूरी की पूरी जीवनियाँ जो थी उनके बारे में हमें अखबार में देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही साथ शाही महल के अंदर औरतों और कुत्तों की तस्वीरें भी जो थी वो हमें अखबारों में देखने को मिली थी। धूम बड़ी थी, बहुत शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अब लेखक कहते हैं कि काफ़ी धूमधाम मची हुई थी, खूब शोर शराबा हो रहा था कि रानी जो है एलिजाबेथ वह 3 देशों के दौरे पे जा रही थी। शंखनाद वहाँ हो रहा था और उसकी गूंज हमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में भी दिखाई दे रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अब लेखक कहते हैं कि गूंज तो शंख कहाँ बज रहा था? इंग्लैंड के अंदर। गूंज कहाँ आ रही थी? मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी सनसनी फैली हुई थी, अर्थात सन्नाटा फैला हुआ था, खलबली मची हुई थी कि ऐसी महारानी जो 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके स्वागत के लिए हमें कुछ तो करना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही महारानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्त मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। अब लेखक कहते हैं कि कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऐसी महारानी आ रही है जिसके बावर्ची अर्थात रसोइये भी महायुद्ध के अंदर लड़ चुके हैं, अर्थात योद्धा रह चुके हैं। आज वो बावर्ची है वहाँ के, तो उनकी शानो शौकत के तो अर्थात धन वैभव का तो क्या कहना है, कितना दिखावा है वहाँ पर। तो उनके लिए स्वागत के लिए तो कुछ क्या, बहुत कुछ हमें यहाँ पर करना ही चाहिए। लेखक आगे बताते हैं कि नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, मतलब राजधानी में जो रहने वाले हमारे लोग हैं, लोग मतलब जो भारतीय सरकार के जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, वह कभी उनकी तरफ देखते हैं, कभी अपनी तरफ। और साथ ही साथ बेसाख्त का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से अनायास निकल पड़ता है, वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मतलब बहुत अहम किरदार जो है, अहम व्यक्ति जो है वो हमारे देश में पधार रहा है। और देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट होने लगी। कायापलट का अर्थ होता है पूरी तरह से बदलाव होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। अब लेखक कहते हैं कि इस बात का करिश्मा था, मतलब जादू था कि किसी ने किसी को कोई आदेश नहीं दिया,
कोई आज्ञा नहीं दी और न ही कोई कागजी कार्रवाई की गई, उसके बावजूद भी नई दिल्ली की कायापलट होने लगी, पूरी तरह से बदलाव दिखाई देने लगा। और आगे वह कहते हैं कि जो सड़कें थी उससे पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया, मरम्मत कर दी गया, अर्थात उन्हें जवान बना दिया गया। और तो और जितनी भी हमारी मुख्य इमारतें थी उन्हें बिल्कुल नाज़नीनों की तरह अर्थात कोमल से की तरह उनका श्रृंगार किया गया। लेकिन एक बड़ी मुसीबत पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब आगे लेखक कहते हैं कि एक समस्या हमारे सामने आ जाती है। समस्या क्या थी कि दिल्ली में सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ था, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा था। उनके स्वागत की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन समस्या ये थी जॉर्ज पंचम की नाक। मतलब ये कि सब चीज़ होने के बावजूद भी नई दिल्ली से एक चीज़ गायब थी, वह थी नाक। इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मागर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले लोगों की ताकत दोनों तरफ थी। अब लेखक कहते हैं कि इस नाक की भी बहुत लंबी चौड़ी दास्तां है, अर्थात कहानी है। इस नाक के लिए काफ़ी तहलके मचे थे, बातचीत हुई थी, काफ़ी बहसें भी हुई थी। राजनीतिक जो पार्टियां थी उन्होंने अलग अलग प्रस्ताव भी रखे थे, चंदा भी जमा किया गया था, नेताओं ने भाषण भी दिए थे, और ये बातें अखबारों के अंदर भी छपी थी कि ये जो जॉर्ज पंचम की नाक है इसको रहने दिया जाए, मतलब सुरक्षित रखा जाए, या इसे काट दिया जाए। तो जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में, और काफ़ी सारे लोग जो थे, ज़्यादातर लोग खामोश थे, अर्थात उनका समर्थन न तो पक्ष की ओर था न ही विपक्ष की ओर। और जो खामोश होते हैं उनकी ताकत दोनों ही तरफ रहती है, अर्थात जिसका पलड़ा भारी होता है उसी तरफ उन लोगों की सहमति हो जाती है। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन लोगों के हाथ वहां पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। अब लेखक कहते हैं कि काफ़ी आंदोलन चले। अंत के अंदर जॉर्ज पंचम की नाक सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पर पहरे भी लगा दिए गए, हथियारबंद पहरे, अर्थात लोगों को वहाँ पे तैनात कर दिया गया कि कोई भी इस नाक को नुकसान न पहुँचा सके। मजाल है कोई उस नाक तक पहुँच पाता। और जगह जगह ऐसी नाकें जो थी हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलती थी, और जहाँ पर कि ये खतरा था कि यहाँ की नाक गायब हो सकती हैं, उन लाटों को उठाकर, लाट का अर्थ है मूर्तियाँ, उनको उठाकर जो है वो अजायब घर का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर पुरानी जो चीज़ें हैं उनका संग्रह किया जाता है, वहाँ पर सुरक्षित रख दिया गया। और इन नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी हुआ। गुरिल्ला युद्ध का अर्थ होता है छिप कर किया गया युद्ध भी हुआ कि इन नाकों को काट दिया जाए। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे।
गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अब लेखक कहते हैं कि उसी ज़माने के अंदर जिस समय इन लाटों को सुरक्षित किया जा रहा था, इन मूर्तियों को सुरक्षित किया जा रहा था, बिल्कुल इंडिया गेट के सामने वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट थी अर्थात मूर्ति थी, उसकी नाक अचानक से गायब हो गई, जबकि वहाँ पर हथियारबंद पहरेदार भी मौजूद थे और उन्हीं की निगरानी में रखते हुए भी यह कारनामा हो गया। गश्त भी लगती रही। गश्त का अर्थ होता है पहरेदार घूमते भी रहे, उसके बावजूद भी इस मूर्ति की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। अब लेखक कहते हैं कि महारानी एलिजाबेथ आ रही है और उनके ही पूर्वजों की नाक नहीं है। ये बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण हमारे लिए बन चुकी थी। सरगर्मियाँ बढ़ चुकी थी, अर्थात हलचल बढ़ चुकी थी और एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाहों का अर्थ होता है शुभ कामना करने वाले जो लोग हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई। इस समस्या को, इस मसले को पेश किया गया और सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं है, अर्थात अगर इस मूर्ति की, जॉर्ज पंचम की नाक अगर नहीं है तो हमारी नाक भी कट जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब उच्च स्तर पर, मतलब काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर इस बात के लेकर मशवरे हुए, सलाह हुई, दिमाग खरोचे गए, मतलब दिमाग लगाया गया कि क्या किया जाए और आखिर में अंत के अंदर यह तय हुआ कि इसकी नाक लगाना आवश्यक है और तुरंत आदेश से एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने का आदेश दे दिया गया। तो बच्चों, आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे इस पाठ का। शेष पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।